बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 17th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नया चैप्टर है। पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर है और आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। कोई भी एलिमेंट जब किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी शो करता है तो वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। एक आती है फ़िज़िकल और एक आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी क्या कहेंगे उसे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की वजह से आती है। ठीक है, ये जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं ड्यू टू द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ड्यू टू द मैस, उसका मैस क्या है और उसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसी हैं। जैसे अगर किसी की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर किसी की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसका ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, कोई चीज़ केमिकली कैसी किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पे, उसकी नेचर ऑफ़ द बॉन्डिंग पे। जैसे हमने देखा था जब नेचर ऑफ़ द बॉन्डिंग में कि अगर केमिकल बॉन्ड आपके पास वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से वो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास वो केमिस्ट्री है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसमें एटम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूक्लियस। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर रिलेटेड टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, अगर उस एटॉमिक न्यूक्लियाई में कोई चेंज आता है तो उस केस में जो प्रॉपर्टीज़ का चेंज आएगा, कंपोजिशन का चेंज आएगा और वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन शो करेगा, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्या होती है। सबसे पहले जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो मैं एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। सबसे पहले ये चीज़ रेडियो एक्टिविटी ये डिस्कवर की थी बैक्टेरियल ने इन 1895, जिसमें उसने क्या किया था, यूरेनियम सॉल्ट। कौन सा यूरेनियम का सॉल्ट लिया था, पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट। उन्होंने कहा कि जब इस सॉल्ट को उसने रखा तो चूँकि इसमें यूरेनियम मौजूद है और यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, तो इसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकली जिसने कि फ़ोटोग्राफिक फिल्म को इफ़ेक्ट किया, विच इज़ कैप्ट इन डार्कनेस एंड रैप्ड इन ब्लैक पेपर। मतलब एक आपके पास फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म है, उसको आपने रखा भी डार्क में है और उसको रैप भी ब्लैक पेपर से किया है। मतलब कि कोई चीज़ उसमें एंटर नहीं हो सकती, लाइट उसमें एंटर नहीं हो सकती, लाइट उसे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लाइट से इफ़ेक्ट होती है फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म। इसका मतलब है कोई और इनविजिबल रेडिएशंस थी जो कि उस सॉल्ट में से निकल रही थी और जाके फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म को इफ़ेक्ट कर रही थी। दीज रेज वर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव रेज एंड दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। सो ये आपके पास रेडिएशंस का आ गया। अब इस केस में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, जिससे स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन होती है इनविजिबल रेज की फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस। कि इसमें क्या है, एकदम से, मतलब कोई ये नहीं है कि आपके पास कोई चेंज आएगा, कोई चीज़ होगी,
जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनमें से रेडिएशंस निकलेंगी और इफ़ेक्ट करेंगी जाके फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स को। इसके अलावा ये क्या कर सकती हैं, आयनाइज्ड कर सकती हैं गैस को और जिस एयर को जिसमें से ये पास करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में रेज़ निकली, ये कौन कौन सी रेज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर ये देखें, ये आपके पास है एक न्यूक्लियस का एटम, ये एक आपके पास पूरे का पूरा जो है वो एटम है, और एटम में आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये अगर रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव क्या होता है, जिसमें से रेडिएशंस निकल सकती हैं, तो इस केस में क्या होगा, 3 टाइप की रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं। एक है आपके पास अल्फ़ा रेडिएशंस, एक है आपके पास बीटा रेडिएशंस और एक है गामा रेडिएशंस। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा में आपके पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल है तो ये जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ है इस पे +2 चार्ज आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं He2 2 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर था। ठीक है, 4 जो है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और +2, ये जो +2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पे चार्ज को। उसके बाद जो दूसरी रेडिएशन है इट इज़ बीटा रेडिएशंस। अब अगर हम बीटा रेडिएशंस की बात करते हैं तो इट इज़ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है सिंपल ये। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, इस पे चार्ज आएगा -1। ये बीटा रेडिएशंस हैं। थर्ड कैटेगरी है गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशन में पार्टिकल नहीं होता, गैमा रेडिएशन इज़ सिंपली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं और इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ऑब्ज़र्व हुआ है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिविटी क्यों ऑब्ज़र्व होती है, रेडियो एक्टिविटी ऑब्ज़र्व होती है जब किसी भी चीज़ में अनस्टेबिलिटी आ जाए। कोई चीज़ स्टेबल होगा तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जिसमें के एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मौजूद होती हैं जो अपने आप को स्टेबलाइज़ करते हैं आगे मज़ीद अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करके। अब अगर हम इन तीनों रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, जैसे मैंने अभी ये बताया था 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा क्या है, बीटा आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। अब अल्फ़ा में क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और बीटा में नेगेटिव। गैमा क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दीज आर सिंपली फोटॉन्स, ये पार्टिकल्स नहीं हैं, दैट्स वाई दे आर न्यूट्रल। अब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की अगर हम बात करें, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है कि अगर हमने सामने कोई पेपर रखा है, कोई कबर्ड रखी है, कार्डबोर्ड रखा है या कोई और लोहे की प्लेट है, दीवार है, कोई भी चीज़ है, तो उसके आर पार ये हो सकते हैं या नहीं, ये होती है पेनिट्रेटिंग पावर। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पेपर शीट या कार्डबोर्ड, ठीक है, शीट ऑफ पेपर या कार्डबोर्ड, इनको पास आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बीटा की देखें तो बीटा की हाई होती है, इतनी होती है कि थिन एलुमिनियम प्लेट, मतलब मेटल प्लेट आ गई है, वहाँ पे आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पेपर प्लेट, पेपर की शीट थी या कार्डबोर्ड था, यहाँ पे एलुमिनियम मतलब मेटल प्लेट आ गई है, उसमें से ये पास कर सकते, मतलब उससे ये ब्लॉक हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें गैमा रेडिएशंस की तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ये थिक लेड या थिक कंक्रीट, मतलब एक दीवार को भी ये पार कर जाएंगी, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं गैमा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब अगर आप कहें कि एक कमरे में रेडिएशंस हो रही हैं जो कि गैमा रेडिएशंस हैं और आप उस कमरे के बाहर खड़े हैं तो आप तक नहीं पहुंचेगी, तो ये गलत है, आप तक वो रेडिएशंस पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट रहता है इसकी स्पीड। ठीक है, कि स्पीड कैसी है,
ये इसी हिसाब से है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्पीड स्लो है, बीटा की उससे ज़्यादा है और गैमा की सबसे ज़्यादा है, इतनी कि दे कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। फिर है डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि देखिए आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और जो बीटा पार्टिकल्स हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं। तो चूँकि चार्जेस हैं और चार्जेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होती है, जबकि गैमा रेस की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। उसके बाद लास्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। सिमिलरली चूँकि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स दे कैन अट्रैक्टेड और बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। चूँकि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, जबकि गैमा रेस की कोई अट्रैक्शन नहीं होती टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट। ये एक और कंपैरिजन है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गैमा का। इसमें वही चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन की गई है वही चीज़ कि इसमें अल्फ़ा का देखें चार्ज क्या है +2, बीटा का क्या है -1, गैमा का क्या है 0, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। स्पीड अल्फ़ा की सबसे स्लो है, फिर बीटा की फ़ास्ट एंड देन गैमा की स्पीड ऑफ लाइट। आयनाइजेशन इफ़ेक्ट, ये एक हमने अभी पीछे नहीं पढ़ा था। आयनाइजिंग इफ़ेक्ट या आयनाइजेशन इफ़ेक्ट क्या है कि चूँकि आयनाइजेशन होती है चार्ज से, तो बीटा में -1 चार्ज है, ठीक है, और अल्फ़ा में +2 है, तो +2 ज़्यादा चार्ज है एज़ कम्पेयर टू 1। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व होता है बीटा में अल्फ़ा में, देन बीटा, और गैमा का निग्लिजिबल होता है। मोस्ट डेंजरस कब है? व्हेन सोर्स इज़ इनसाइड द बॉडी, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल कोई अगर बॉडी के अंदर चला जाए तब वो डेंजरस होता है, जबकि बीटा और गैमा के केस में अगर सोर्स आउटसाइड द बॉडी होगा तब वो ज़्यादा डेंजरस होगा। ये देखिए, ये पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, शो किया गया है कि आपके पास देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये सिंपली एक कार्डबोर्ड है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स इस कार्डबोर्ड से रुक जाते हैं, ठीक है, वो इधर ही रुक गए। जबकि बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा पार्टिकल्स जो हैं अगर इस कार्डबोर्ड के पीछे आप खड़े हो तो वो आपके अंदर से पास आउट कर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये एक कंक्रीट की वॉल लगाई हुई है, थिन एलुमिनियम प्लेट लगाई हुई है। तो बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे आके ब्लॉक हो गई हैं एलुमिनियम प्लेट से, लेकिन जो गैमा है वो इसके अंदर से भी पास कर जाएंगे। आगे आपको थिक लेड का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो जो अल्फ़ा हैं वो पेपर से ही स्टॉप हो गई हैं, जो बीटा है वो एलुमिनियम प्लेट से स्टॉप हुई हैं, और जो गैमा हैं या एक्सरेज हैं दे आर स्टॉप बाय द लेड ब्लॉक। और इसके बाद एक और टाइप भी आ जाती है न्यूट्रॉन्स की, वो इतने ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं कि इवन वाटर या कंक्रीट का एक पूरा ब्लॉक लगाना पड़ता है टू स्टॉप देम। तो ये एक इलस्ट्रेशन थी बताने के लिए कि किस तरह से पेनिट्रेशन होती है डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस की। अब इसी तरह से रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं विद द लाइट, अब देखिए लाइट कहाँ से आ रही है, या तो सन से आ रही है, या अगर हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है तो लाइट बल्ब हैज़ द एबिलिटी टू इमिट लाइट, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, हम खड़े हुए हैं तो हमें नज़र आ जाएगा। तो इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो वॉट यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इतने वॉट का ये बल्ब है, इतने वॉट का बल्ब है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसकी एबिलिटी होती है रेडिएशंस इमिट करने की। देखिए फ़र्क है दोनों में। लाइट बल्ब क्या इमिट कर रहा है? लाइट, जबकि रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या इमिट कर रहा है? इमिट्स रेडिएशंस।
वो रेडिएशंस कौन सी हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो ये जो, और ये इनविजिबल होती हैं, ये नज़र नहीं आती। इसको हम मेजर करते हैं बैक्यूरल, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो कि बैक्यूरल ने चूँकि इसे डिस्कवर किया था तो उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद आ जाता है कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट किस तरह से आ जाता है इन रेडिएशंस का। अब देखिए, आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? दीज आर 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई विद +2 चार्ज। तो इसकी आयनाइजेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और आयनाइजेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इनसाइड द बॉडी बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाता है बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं माइनस या प्लस के साथ। इनकी आयनाइजेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। फिर आ जाते हैं गैमा या एक्सरेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फोटॉन्स हैं। इनकी आयनाइजेशन डेंसिटी कम होती है लेकिन पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और मैंने बताया कि न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन बीम्स क्या होती हैं? ये अनचेंज चार्ज पार्टिकल्स हैं विद अ वेरी हाई आयनाइजेशन डेंसिटी। तो ये आपके पास थी रेडियो एक्टिविटी के क्या कहेंगे उसे, डिफरेंट रेडिएशंस के। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो किस तरह से डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब जब हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज़ द फिनोमेना विच इज़ स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस्ड इन नेचर। मतलब वो नेचर में ख़ुद से हो रहा है, आप उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपके पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में यूरेनियम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू थोरियम and then alpha particle is being produced। अब देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होने से क्या हो रहा है, ये थोड़ा गौर करने की बात है। यहाँ पे आपके पास यूरेनियम में इसका एटॉमिक नंबर है 92 एंड द एटॉमिक मास इज़ 238। जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? 2 इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है और 4 एटॉमिक मास का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे (92) है, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 + 2 है। मतलब यूरेनियम का 92, मतलब आपने जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है, न्यूक्लियर इक्वेशन लिखनी है, देन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास शुड बी बैलेंस। तो इधर 92 है तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपने एक अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस करना है तो 92 में से 2 को माइनस करना है। अब 92 में से 2 को माइनस करें, द आंसर विल बी 90। अब हमने पीरियोडिक टेबल में देखना है कि 90 एटॉमिक नंबर के साथ कौन सा एलिमेंट मौजूद है, जो कि इस केस में है थोरियम। उसके बाद आ जाए एटॉमिक मास पे। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास है 238, यहाँ पे है 234 + 4। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हमने 238 लिखा था, इसमें से हमने एटॉमिक मास ऑब्टेन करने के लिए 4 माइनस करना है, तो 234 आ जाएगा। तो जब भी अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी न्यूक्लियस में से, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट पीछे हो जाता है और एटॉमिक मास 4 यूनिट पीछे हो जाता है। ये तो था अल्फ़ा पार्टिकल का। अब आ जाए बीटा के लिए। बीटा क्या है? जिसका मास कुछ नहीं है लेकिन उस पर चार्ज है -1।
अब देखिए यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर है 90, जो कि इक्वल है यहाँ पे 91 माइनस 1 के। मतलब हमने एटॉमिक नंबर में से एक माइनस किया है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि जब आपने, जैसा थोरियम है, थोरियम में से प्रोड्यूस्ड हो रहा है Pa91, तो आपने क्या करना है, 90 है उसमें 1 ऐड कर देना है फॉर बीटा इमिशन, क्योंकि जब बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होता है तो उसमें से चार्ज निकलता है -1, तो इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अल्फ़ा के केस में जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट पीछे जाता है, जबकि बीटा के केस में जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट आगे जाता है विथ नो चेंज इन एटॉमिक मास। क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक मास भी 234 है और इसका एटॉमिक मास भी 234 है। ये थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस होती हैं और किस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा के केस में क्या चेंज आता है और बीटा के केस में क्या चेंज आता है। यही चीज़ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में एक्सप्लेन की गई है। दैट इज़ व्हेन एन एलिमेंट इमिट्स एन अल्फ़ा पार्टिकल द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स मूव टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बाय 2 पोजीशन। मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट डिक्रीज़ करता है और जो उसका मास है इट इज़ डिक्रीज़ बाय 4 यूनिट। और जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो तब प्रोडक्ट का एक पोजीशन हायर चला जाता है इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 विद नो चेंज इन एटॉमिक मास। अब हम अगर रेडियो एक्टिव सीरीज़ देखते हैं तो 3 हमारे पास रेडियो एक्टिव सीरीज़ आती हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से एक एटॉमिक न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर न्यूक्लियस, जो कि ज़्यादा स्टेबल है फ्रॉम द स्टार्टिंग वन। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग न्यूक्लियर 3 सीरीज़ हैं हमारे पास। एक है यूरेनियम जो कि यूरेनियम से स्टार्ट होती है, दूसरी है एक्टीनियम जो कि एक्टीनियम से स्टार्ट होती है, और थर्ड वन है थोरियम सीरीज़। तो ये आपके पास तीनों सीरीज़ हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले है यूरेनियम। यूरेनियम से पहले अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो नीचे आ गया इसका एटॉमिक नंबर थोरियम पे। थोरियम से फिर बीटा निकल रहा है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटैक्टीनियम। ठीक है, प्रोटैक्टीनियम में से फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अगेन यूरेनियम। यूरेनियम में से फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 2 सीरीज़ नीचे आएगा, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थोरियम। थोरियम के बाद अल्फ़ा निकलेगा, फिर रेडियम, फिर अल्फ़ा निकल रहा है रेडॉन, देन अल्फ़ा पोलोनियम, देन अल्फ़ा आपके पास निकल रहा है तो लेड। अब इस केस में ये जो है दरमियान में साइड चेन रिएक्शंस आ जाती हैं कि ये भी कन्वर्जन्स आती हैं, लेकिन एक्चुअल सीरीज़ जो है वो इसमें आके आपके पास एंड होती है इनटू मरकरी। फिर उसके बाद सेकंड आ जाती है एक्टीनियम की। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है एक्टीनियम सीरीज़। इसमें क्या है, यूरेनियम से आपके पास अल्फ़ा डिके है, थोरियम में बीटा डिके है, प्रोटैक्टीनियम। अभी जो प्रोटैक्टीनियम आ रहा है ये हायर है एटॉमिक नंबर 1, इसलिए ये ऊपर की तरफ गया है। देन अल्फ़ा से नीचे आया है उसमें एक्टीनियम से फिर बीटा डिके हुआ है थोरियम से फिर अल्फ़ा डिके है रेडियम, फिर अल्फ़ा डिके है रेडियम, फिर उसके बाद अल्फ़ा डिके है पोलोनियम। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, एक्टीनियम सीरीज़। ये अल्टीमेटली
एंड होती हैं ये तमाम की तमाम लेड पे आके। ये लेड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो आइसोटोप है। थर्ड आ जाता है थोरियम सीरीज़। थोरियम में देखिए यहाँ पे अल्फ़ा से नीचे आया है रेडियम पे, देन बीटा से एक्टीनियम, देन थोरियम, फिर उसके बाद रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, लेड। ये साइड जो इसमें यहाँ पे आपके पास हैं ये साइड रिएक्शंस हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है करने। आपकी बुक में सीधा सीधा गिवन था जो पूरी की पूरी सीरीज़ थी। ये मैंने ये वाली पिक्चर इसलिए आपके साथ शेयर की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो इसकी मूवमेंट का। ये देखिए ना, यहाँ पे आपके पास जब बीटा आता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जब अल्फ़ा आता है तो कम हो जाता है, फिर बीटा से बढ़ जाता है, अल्फ़ा से कम होता है। तो ये थोड़ी सी एक पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन हो जाती है कि किस तरह से इन रेडियो एक्टिव सीरीज़ में एटॉमिक नंबर का फ़र्क आता है। तो ये आपके पास 3 सीरीज़ हैं, यूरेनियम सीरीज़, एक्टीनियम सीरीज़ एंड थोरियम सीरीज़। ये तीनों सीरीज़ आपने याद करनी है बिल्कुल सही जैसे आपके गिवन है बुक में। ये तीनों सीरीज़ जो हैं वो पेपर में आ जाती होती हैं। इनसे कि पूरी सीरीज़ लिखें और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो है वो किस तरह से अल्फ़ा बीटा डिके होता है, और अल्फ़ा और बीटा डिके से जो हमने डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा कि क्या फ़र्क पड़ता है एटॉमिक नंबर पे और क्या फ़र्क पड़ता है एटॉमिक मास पे, कि एटॉमिक नंबर इज़ डिक्रीज़ बाय 2 यूनिट and decrease by 4 unit in atomic mass in case of alpha, while in case of beta the atomic number is increased। और एक चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये कि जब भी हम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन में देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, तभी आपकी इक्वेशन ठीक होगी। आपकी इक्वेशन में एटॉमिक नंबर और मास का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तरफ चार्ज नंबर और मास नंबर। अगर वो बैलेंस नहीं हो गया तो वो इक्वेशन रॉन्ग कंसीडर किए जाएगी। तो आप पीरियोडिक टेबल खोलें, उसमें जो भी आपका एटॉमिक नंबर आता है वो लिख दें विद इट्स एटॉमिक मास। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन था और डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज़ थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और डिफरेंट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई टॉपिक में कोई मसला है, कोई बात है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज़ जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।